हेलो आदाब नमस्ते। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ इंडियाज़ बिजनेस लेजेंड्स। आज हम आए हैं रामपुर में। रामपुर जो कि फेमस है रामपुरी चाकू के लिए। नहीं, वायलेंस की बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे आज खूबसूरत ब्राइडल गरारों की। गरारे क्या होते हैं आजकल थोड़े ट्रेंड में हैं, लेकिन जो ब्राइडल गरारे रामपुर के हैं वो फेमस है चटापटी वर्क के लिए। जैसे कि ये चटापटी वर्क कहलाता है क्योंकि इसमें मल्टी कलर्ड काम होता है। और इस गरारों को जो कि रामपुर में फ़ेमस हैं, इनको आगे लेकर गई हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से शैला खान, जो कि रामपुर से हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। वेलकम शैला जी। और सबसे पहले थैंक यू इस बहुत खूबसूरत गिफ्ट के लिए। नहीं, आपके ऊपर बहुत खूबसूरत भी लग रहा है ये। तो शैला, आपने जो आपकी शुरुआत थी ज़िंदगी की, 16 साल की एज में आपकी शादी हो गई। और शादी होने के बाद अक्सर बहुत लोगों को लगता है हमारी ज़िंदगी अब सिर्फ घर में ही जाएगी। उस 16 साल की लड़की से एक ट्रांसफॉर्म करना इनटू अ डिज़ाइनर, जो कि जिसने रामपुर के गरारों को इंडिया के मैप पर ला कर रख दिया है आज, वो काम आपने कैसे किया? देखिए, उस टाइम तो मैंने सोचा ही नहीं था इस चीज़ के बारे में। मैंने उस टाइम तो सिर्फ इसके बारे में सोचा था कि अभी मेरी शादी हुई और मेरी पढ़ाई कंटिन्यूअस थी, तो मुझे ये सोचना था कि मुझे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस हिंदुस्तान के बच्चों से और बच्चियों से कहना चाहूँगी कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए अगर आप क्वालिफाइड हो, आप पढ़े लिखे हो, तो सबसे पहली बात, पढ़ने लिखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। काबिलियत तो आती है, काबिलियत तो आती है और उसके बाद कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है। और मतलब हमारे इस्लाम में भी है कि अगर आपको पढ़ाई लिखाई या तालीम के लिए आगे किसी भी हद तक जाना हो तो आप आगे जाएं। तो मैंने अपनी पढ़ाई को उस टाइम आगे किया। मैंने I was only intermediate when I got married. When completed my further education like BA, MA in English literature and gone through the PCSJ, I have done the LLB and I have qualified the pre of the PCSJ. Unable to qualify the mains due to I have the children's, तो मैं मेंस नहीं कर पाई। लेकिन जो मेरा मेन मोटिव था वो यही था कि मैं लॉयर बनूं या जज बनूं। तो इंटेंशन यही। माँ के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है अपनी पढ़ाई भी मैनेज करना और बच्चे भी मैनेज करना? बस उसमें मैं ये कहूँगी कि मैं इस चीज़ में बड़े सौभाग्यशाली रही कि मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्टिव थी, जिसमें मेरे हस्बैंड भी सपोर्टिव थे कि मेरे बच्चे भी हुए, और मेरी माँ भी मुझे काफ़ी सपोर्टिव, और मैं पढ़ती भी रही, लिखती भी रही। तो फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम जो आगे दिख रहे हैं कि खाली हमारी मेहनत से सब कुछ हो सकता है। अगर जिसकी फैमिली पीछे से खींचती है तो उसको कुछ नहीं हो सकता। तो उसकी फैमिली भी, मेरी फैमिली भी, मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, ये बात बहुत सही कही आपने कि एक सपोर्टिव फैमिली का होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है किसी के लिए भी आगे बढ़ने के लिए। सो इट्स नॉट ऑलवेज कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन ऑल्सो देयर इज़ एन एंटायर फैमिली। ये बात बहुत सही कही आपने। बिल्कुल। तो इन गरारों का कॉन्सेप्ट कैसे स्टार्ट हुआ? मैं कमिंग टू द पॉइंट, मतलब इन गरारों से मेरा कोई लेना देना नहीं था और मैं कोई फैशन, मतलब रजिस्टर्ड फैशन ऐसी डिज़ाइनर भी नहीं हूँ। बट ये है कि फ़ैशन मेरा हमेशा से पैशन रहा है। Okay, I can say if a hobby become a passion and passion become a business, तो it will makes the miracles. तो यही मैं कह सकती हूँ कि मेरी हॉबी मेरा पैशन बनी और पैशन मेरा बिजनेस बन गया, तो इसने मिरेकल्स क्रिएट कर दिए। तो मिरेकल तो आपने वाकई में क्रिएट करे हैं। कैसे क्रिएट करे ये भी बताते हैं। अपने घर में से ही इन्होंने शुरुआत की थी। जो रामपुर के कारीगर थे उनको इन्होंने एम्प्लॉय किया कि आप गरारे हमारे घर बनाइए, और फिर उनको लोगों तक पहुंचाया ऑनलाइन मीडियम से, इंस्टाग्राम के थ्रू, और जितने भी ये डिजिटल तरीके ढूंढ सकती थी। ये काम कैसे किया आपने? देखिए, मेरी फैमिली जो थी एक पॉलिटिकल फैमिली थी कि हमारे यहाँ इलेक्शन लड़ना, सियासत, तो मैंने आपको बताया कि मैंने पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद पहला इलेक्शन लड़ा। तो ये समझ लीजिए वो ऐतिहासिक मेरी जीत थी। उसके अंदर रामपुर में जो कांग्रेस के शहर सदर थे जो 35 साल पुराने थे, तो मैं उनसे इलेक्शन जीती हुई मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और पहली बार मैं चुनाव जीती। और फिर उसके बाद में मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर एक बिल्कुल एक तरीके से सोशल एक्टिविस्ट की तरह काम करा। हमने महामाया पेंशन दिलवाई लोगों को, महामाया घर, काशीराम योजना के घर दिलवाए और राशन कार्ड बनवाया। मतलब पूरी तरीके से अपनी लाइफ जो थी एज अ सोशल एक्टिविस्ट डेडिकेट कर दी पूरे रामपुर की जनता के लिए। फिर उसके बाद में लोगों ने कहा कि नहीं, अब आप एक छोटी सी फील्ड के लिए वर्क मत करो, यू हैव टू वर्क एज अ चेयरपर्सन ऑफ द रामपुर। रामपुर की चेयरपर्सन के लिए आप इलेक्शन लड़ो, मेयर के लिए इलेक्शन लड़ो। तो हमने वो इलेक्शन यहाँ से लड़ा। जब मैं यहाँ पर डोर टू डोर कन्वेंस के लिए यहाँ पर गई तो आई सॉर्ट आउट कि यहाँ पर एक बेहतरीन कारीगरी का ख़जाना है
और यहाँ पर एक बेहतरीन कारीगरी होती है। मतलब फ़ैशन मेरा पैशन था, लेकिन इतना इसको मैंने एज अ बिज़नेस के लिए नहीं स्टार्टअप किया था, या मैंने कभी इस लाइफ इन लोगों के बारे में कभी सोचा नहीं था। तो वहाँ पर मैंने एक बुज़ुर्ग को बहुत अच्छा काम करते देखा, और मैंने कहा कि अब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो मैं भी ऐसे, क्योंकि हमेशा ये चमकीले कपड़े मुझे अट्रैक्ट करते थे, तो मैंने कहा ये बहुत सारे और शादी में बेहतरीन अच्छे भी लगते हैं और ये ऐसे गरारे बेहतरीन वगैरह। कपड़े मैं इलेक्शन के बाद अपने लिए बहुत सारे बनवाऊंगी। तो मैंने उनसे बात करी, तो मैंने मुझसे बोला कि मैंने कहा ये आपका कैसे आप काम करते हो और मुझे बनवाना है। तो उनको लगा कि इलेक्शन लड़ रही हैं और ये कोई हो सकता है कि पॉलिटिकल फिगर हैं, कहीं ना कहीं मेरी मदद करेंगी, तो वो अपनी बात बताते में मुझे रोने लगे। तो मुझसे कहने लगे कि इस काम में कुछ भी नहीं है मैम, और इस काम को हम छोड़ के रिक्शा चलाएंगे, क्योंकि हम इस काम से इससे मतलब अपने वक्त की 2 वक्त की रोज़ी रोटी भी नहीं कमा पाते हैं, और मतलब ये बहुत बड़ा, मतलब इसमें कुछ भी नहीं कर पाते हैं बस। और बच्चों को स्कूल भेजना तो बिल्कुल एक इम्पॉसिबल सी बात है। मतलब ये चीज़ कहते नहीं है कि एक कोई बहुत छोटी सी बात भी इंसान के दिल को स्ट्रोक कर जाती है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को आके बताई, तो मैंने उनसे कहा कि हम शायद इनके लिए कुछ कर सकते हो। कि वो बेचारा बोले तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी फील्ड ही नहीं है, तुम कैसे कर सकते हो इनके लिए। तो फिर मैंने सोचा कि एक छोटा सा अपना एक इंस्टाग्राम के ज़रिए मैं अपना एक साइट बनाऊँ और फिर मैं इनके लिए कुछ कर पाऊँ। मतलब अब कहते हैं अगर इंसान की किसी के लिए कुछ करने की नीयत होती तो अल्लाह ताला रास्ते बना देता है। तो इंस्टाग्राम के ज़रिए मैंने एक अपनी साइट बनाई, जिसमें मुझे लगा कि क्योंकि फ़ैशन मेरा पैशन कहीं ना कहीं तो था, तो एक छोटी सी सोच थी वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मतलब डेवलप होने लगी कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मुझे लगा कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं इनके लिए कुछ कर सकती हूँ। तो आपने जब पहला ऑर्डर आपको ऑनलाइन मिला होगा, वो कैसा था, कहाँ से मिला? मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। मुझे लगा कि मेरे लिए ये एक रास्ता ऊपर वाला बना रहा है, और ऑनलाइन मुझे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। और कहाँ से था ऑर्डर? वो सबसे पहला ऑर्डर एक निटिडा नाम की लेडी का था, जो न्यूजीलैंड से थी। मुझे आज भी याद है, मुझे उसका नाम भी याद है। तो वो न्यूजीलैंड से ऑर्डर था मेरे लिए, और उस लेडी का नाम निटिडा था। शायद शी इज़ अ नेटिव ऑफ दैट कंट्री, मगर शी रिकॉग्नाइज दैट ड्रेसेस ऑन इंस्टाग्राम, और उसने मुझे बहुत मेरे को भरोसा करके, और इस चीज़ में भी मैं भाग्यशाली रही हूँ कि बाहर की जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हैं मेरे को भरोसा करते हैं, जिसमें मोस्टली मेरा जो 80% बिजनेस है वो इस टाइम कनाडा से। ओके। तो वहाँ के लोग मेरे को भरोसा करके मुझसे ड्रेसेस मंगवाते हैं और ऑनलाइन पे करते हैं, जिससे मेरे के रामपुर के जो गरीब कारीगर हैं उनको अच्छा बिजनेस मिल जाता है। और आप बता रही थी कि आपके घर में ही पूरा काम होता है, और उस काम की जो शुरुआत हुई थी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे उस पर नहीं हुई थी, वो कैसे हुई थी? देखिए, अब हमारी जो फैमिली थी वो पॉलिटिकल थी, तो मतलब हमारे यहाँ तो एक ये वाली बात सोचना भी कि हम अपने घर में कारीगर ला के बिठा दें, तो मतलब एक इशू क्रिएट करवाना था। तो बच्चे भी जो थे इस चीज़ को नहीं चाहते थे, कहते थे मम्मी हमारी एक जो है पॉलिटिकल फिगर के तरीके से पहचान है सिटी में, और आप ये क्या कर रही हैं, हमने कारीगरों को लाके हमारी बैठक में बिठा दिया है, ये दिस इज़ नॉट फेयर। और कई बार मेरे हस्बैंड ने भी जो है इनको कारीगरों को भगा दिया। तो फिर जब लॉकडाउन आया, और फिर बेचारे एक कारीगर ने आके बोला कि मैम आपने आज हमें जो पैसे दिए थे उससे आज हमने रोज़े का इफ्तार करा हमारे बच्चों ने। तो दैट वाज़ अ वेरी इमोशनल टच, कि मुझे लगता है कि शायद मेरे हस्बैंड को भी लगा कि नहीं, अब हमें भी जो है सपोर्ट करना चाहिए कारीगरों को। और उस दिन के बाद से वो उस चीज़ की भी परवाह नहीं करते कि उनकी बैठक में क्या हो रहा है, कारीगरी काम हो रहे हैं, कुछ हो रहा है। तो इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव इन दैट फील्ड। और हम आपके वहाँ भी गए थे, जो आपका कारखाना बना हुआ है, जो गवर्नमेंट ने जिसमें आपको हेल्प करी है, उसके बारे में बताइए कुछ। मुझसे फिर जब मेरा काम बढ़ने लगा, तो फिर गज़ल भारद्वाज मैम ने मुझसे बोला कि शैला कि तुम ऐसी जगह प्रोवाइड करना चाहते हैं कि जहाँ तुम्हारे कारीगर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। तो मैंने आपको जैसे वहाँ बताया कि वो मेरी जगह से इतनी दूर था, तो मैंने पहले ही उसको देखती बोला कि मैम मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊँगी, ये बहुत दूर हो जाएगा मेरे लिए। तो मेरे साथ मेरी नंद गई थी, तो उन्होंने बोली नहीं मैम, अगर आप हमें कोई चीज़ अपनी खुशी से प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो विल ट्राई टू हैव वर्क ओवर देयर। तो वहाँ पर मेरे कारीगर काम करते हैं, लेकिन मेरा जो काम चलता है वहाँ पर भी चलता है, और ज़्यादातर हम घरों में करवाते हैं। और ख़ास करके जो मैं चाहती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट रहे, तो मैं अपने साथ महिलाओं को जोड़ के रखती हूँ। तो जो मेरा काम है वो घरों से बना कर लाती हैं। अच्छा। और क्योंकि मुझे लगता है कि महिलाओं को अगर पैसा मिलता है या आता है उनके पास पैसा, तो वो एक बहुत अच्छे कॉज के लिए उसको खर्च करती हैं, जिसमें बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो चाहती हैं कि उनके बच्चे डीएम बने कल। तो मैं उनको जब पैसा देती हूँ तो वो मुझसे बोलती हैं कि मैम आपने जो मुझे पैसे दिए हैं मेरे बच्चे की पढ़ाई पे उठ रहे हैं, और कल मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा डीएम बने। तो मुझे बहुत खुशी होती है। मतलब महिलाओं को, औरतों को और आदमियों को, दोनों को ही मैंने इस काम में लगा के रखी, लेकिन ख़ास तरीके से मेरी कोशिश ये रहती है कि महिलाएँ ज़्यादा मेरे काम में लगी रहें।
रामपुर की एक आम सी लड़की ने एक फैशन शो भी ऑर्गेनाइज किया था और काफ़ी ग्रैंड स्केल पर किया था। वो आपने कैसे किया था शैला जी? वो मुझे भारत सरकार की तरफ से ऑफ़र आया था कि बिकॉज़ आई एम डूइंग वर्क फॉर ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कि आपको अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक फ़ैशन शो ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी जो एक मेरी फ्रेंड भी थी और यहाँ पर चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर भी थी, तो मैंने उनसे बोला कि मैम इट्स कम्प्लीटली अ डिफरेंट फील्ड फॉर मी, आई एम अ लॉयर, आई एम एन एडवोकेट, आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट, सो दिस इज़ अ कम्प्लीटली अ डिफ़िकल्ट जॉब फॉर मी कि डूइंग अ फैशन शो। वो तो बोली क्या हो गया, मैं इसकी नोडल अधिकारी हूँ और मैं IAS ऑफिसर हूँ, बोले दोनों मिलके करेंगे फैशन शो। तो वो चीज़ जो थी मेरे लिए बड़ा स्पिरिट पैदा करने वाली थी कि शी इज़ एन IAS ऑफिसर एंड आई एम एन एडवोकेट। तो हम दोनों ने मिलके इस फ़ैशन शो को ऑर्गेनाइज़ किया था और वो फ़ैशन शो वाकई दैट वाज़ अ वेरी टर्निंग पॉइंट फॉर मी, क्योंकि उस फ़ैशन शो की पूरे उत्तर प्रदेश में धूम मची थी और उसको हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी लाइव देखा था। तो ये बहुत अच्छी बात होती है जहाँ पर एक महिला दूसरी महिला को सपोर्ट कर रही है और उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो शैला जी, आजकल क्या चल रहा है आपके काम में? कितना बिजी रहती हैं आप काम में? आजकल तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, मेरे पास एक सेकंड की फुर्सत बिल्कुल नहीं होती, लेकिन आई एम हैप्पी कि मैं बिज़ी रहती हूँ और मुझे ऊपर वाले ने चुना है बिज़ी रहने के लिए और मुझे इस चीज़ के लिए चुना है कि मैं अपने कारीगरों की कहीं ना कहीं मदद कर पा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात मुझे इस चीज़ की खुशी रहती है कि मैं बहुत सारे घरों में मतलब रोज़ी रोटी मेरे काम से चल रही है और एक ये बेहतरीन काम है और जो दुनिया में अपनी एक पहचान बना रहा है और एक मैं ये कहूँगी कि विश्व पटल पर जाने की कोशिश कर रहा है और पहुँच रहा है। मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं इस काम को कर पा रही हूँ। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर आपको अपनी खुद की लाइफ कितनी चेंज लगती है? लाइफ मुझे कुछ भी अपनी चेंज नहीं लगती, बल्कि मुझे लगता है कि हार्ड वर्किंग तो है ही इसके अंदर, लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से ऐसा कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये है कि आपको हाँ कि लगता है कि आप जो है अपनी कुछ नीड्स हैं या अपनी फैमिली की नीड्स हैं और अच्छे से कर पा रहे हो। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बताऊँगी कि मैं जिस काम को कर रही हूँ तो उसमें मैं अपना बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं रखती हूँ, बहुत मिनिमम प्रॉफ़िट रहता है मेरा, क्योंकि जो मेरा मेन जो वर्क है वो पूरा डेडिकेटेड है कारीगरी ऑफ रामपुर के लिए। तो उसमें कुछ जो ऑर्डर्स ऐसे भी होते हैं हमें जिसमें हमें लगता है कि हमें 1,500 रुपये का नुकसान हो रहा है, बट ये है कि वो हम ऑर्डर बार-बार कारीगर को दोबारा हम दे पा रहे हैं, एक ही ऑर्डर हम कारीगर को दोबारा दे पा रहे हैं, तो उस चीज़ में हमें खुशी होती है कि हमें अगर इसमें 2 पैसे का नुकसान हो रहा है या 2 पैसे का फ़ायदा नहीं भी हो पा रहा है, लेकिन कारीगर के पास काम है, उसकी रोज़ी-रोटी चल रही है। और क्या वजह है कि रामपुर के गरारे जो कि इतने फेमस हो गए हैं, वो आज भी दिल्ली में अगर हम सिमिलर वर्क का गरारा देखने के लिए चलेंगे तो शायद वो 35,000 का होगा या 40,000 का होगा, और सिमिलर गरारा मैंने 15,000 का देखा है आपके पास। जी। मेरी आंखें खुल गई थी सच बोलूँ तो। हाँ, मैं वही बता रही हूँ ना कि मेरा उसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई मतलब मैं उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं वर्क कर रही हूँ कारीगरी के लिए। तो फिर अगर मैं प्रॉफ़िट ज़्यादा लेने लगूँगी तो फिर कारीगरों को इतने ऑर्डर्स नहीं आएँगे। सीधा सा इसका फ़ार्मूला है कि अगर हमें जहाँ 100 में से 80 ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हर किसी की गुंजाइश नहीं होती, वो 11,000, 10,000, 15,000 अफ़ोर्ड कर सकता है और बहुत सारे लोग नहीं अफ़ोर्ड कर पाते। तो अगर मैं 30,000 या 35,000 या 20,000 उसका चार्जेस रखूँगी तो वो 80 जो ऑर्डर्स हैं वो घट के सिर्फ 40 या 35 रह जाएंगे। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? कारीगर का होगा। तो कारीगर को इतने ऑर्डर्स नहीं मिल पाएंगे। अब जब मुझे 80 ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो 80 कारीगर जो है मेरे काम में बिजी हैं, तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैं 80 लोगों को अपने काम में इन्वॉल्व करे हुए हूँ। तो मेरे पास 500 से ज़्यादा कारीगर हैं जो मेरा काम बनाते हैं, तो मैं उनको काम दे पाती हूँ। उसमें अगर थोड़ा बहुत मुझे कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है तो आई विल बेयर इट, क्योंकि आई एम वर्किंग फॉर द कारीगरी ऑफ रामपुर, आई एम वर्किंग फॉर द कारीगर्स ऑफ रामपुर। और उसी कारीगरी को आगे पहुंचाने के लिए ये जगह जगह एग्जीबिशन भी करती हैं और नए नए लोगों को वाकिफ़ कराती हैं कि हाँ, ये गरारे एग्जिस्ट करते हैं और ये एज अ ब्राइडल ड्रेस बहुत खूबसूरत लग सकते हैं। आप कश्मीर में भी, दिल्ली में भी एग्जीबिशन कर रही हैं, कश्मीर में भी कर रही हैं, तो वो कैसी फीलिंग होती है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारा रामपुर है इसमें जो ये ड्रेसेस वगैरह हैं, तो ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। ये जो रामपुर का घरारा होता है वो पूरा उरेब में बनता है, थैला बना के कटता है। इसके बनाने वाले और काटने वाले भी बहुत कम रह गए थे, जिनको मैंने काफ़ी एक्सपर्टाइज ट्रेनिंग दी उनको, क्योंकि मैंने घरारा स्पेशली काटना अपनी मम्मी से सीखा। ये किस तरीके से जो है
क्योंकि मैं भी जो है कोई काम को करने के लिए रूट लेवल से जुड़ना चाहती हूँ कि मैं अगर एडवोकेट हूँ तो मुझे ये, मैं गरारे बना रही हूँ, उल्टे सीधे टेलर बना के जा रहे हैं और मैं उनको लोगों को, आज सारी जो लोग मुझसे लेने वाले हैं वो इतना खुश क्यों हैं, क्योंकि मैं उस गरारे की रूट लेवल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने उसको काटना, उसको प्रॉपर तरीके से एक्सपर्टाइजेशन से उसको काटना पहले खुद सीखा, फिर अपने कारीगरों को सिखाया कि ये जो है इस तरीके से, क्योंकि रामपुर की एक पहचान जो थी वो रामपुर की नवाबजादियों से थी, क्योंकि रामपुर की जो नवाबजादियाँ थीं वो 17-17 मीटर के गरारे पहना करती थी और उनके गरारे फर्शी हुआ करते थे और वो पूरे ट्रेडिशनल गरारे हुआ करते थे। तो वो लुप्त होते चले गए, वक्त जैसे आया नवाबियाँ ख़त्म हो गई तो वो गरारे ख़त्म हो गए। तो अब जो आपने बताया कि 17 अगस्त के गरारे होते थे, अब वो कितने रह गए हैं? नहीं, हम बनाते हैं, अब भी हमारे गरारे बनते हैं, 17-17 मीटर में हम फर्शी गरारे बनाते हैं। तो अब वो चीज़ मैंने देखी कि वो हिंदुस्तान से ही ख़त्म हो गई, क्योंकि रामपुर एक नवाबी शहर था तो यहाँ पर वो गरारे होते थे। तो मेरे जो एंसेस्टर्स थे, मेरे जो घर वाले थे, वो अवेयर थे इन ड्रेसेस के बारे में। लेकिन जो मैं अब लोगों को देख रही हूँ, दिल्ली के लोगों को देख रही हूँ, मुंबई के लोगों को देख रही हूँ, वो गरारे के नाम पर क्या बना देते हैं, फरारा बनाते हैं। वो सीधा जोड़ते हैं उनको और सीधा सा उन्होंने एक झालर लगाई और उसको गरारा बोल दिया। दैट इज़ नॉट अ गरारा। तो उसी के लिए मैं एग्जीबिशंस लगाती हूँ। मेरा एग्जीबिशंस लगाने का मोटिव ये होता है कि जो हमारी जो ट्रेडिशनल आर्ट है, हमारी जो लुप्त होती कला है, जो हमारी लुप्त होती ये ऐतिहासिक प्राचीन चटापटी की कला है, जिसके कारीगर बनाने वाले बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, जिसको मैंने, ये कला बिल्कुल वेंटिलेटर पे चली गई थी, उसको दोबारा रिवाइव किया। या ये गरारे जो एक उरेब में कटने वाले गरारे तो ये ख़त्म हो गए थे, उसको सीधा काटा, सीधी झालर जोड़ दी। तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये कोशिश कर रही हूँ एग्जीबिशंस लगा के, जो ये लुप्त होती कला है, जो इसका ट्रेडिशनल डिज़ाइनिंग है, ये ना फिनिश हो, तो उस चीज़ को लोगों को अवेयर कराने के लिए एग्जीबिशंस लगाई जा रही हैं कि ये एक ऐतिहासिक और प्राचीन कला है और इसको एज इट इज़ हमने रखा है और आगे लोग इसको जानें और हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो जाने। और एक गरारे को बनाने में कितने आर्टिस्ट लगते हैं और कितना टाइम लगता है करीबन? एक गरारे को बनाने के लिए कम से कम मुझे लगता है कि एक गरारा 20 से 25 हाथों में जाता है। सबसे पहले जो है आपका गरारा कटता है, फिर उसकी जो चटापटी है वो महिलाएं बना कर लाती हैं, फिर कारीगर उसके ऊपर टिकी का काम करते हैं, फिर उसके ऊपर दबके का काम करने वाला अलग होता है, फिर आरी का काम करने वाला अलग होता है, फिर उसको असेंबल करने के लिए टेलर अलग होता है, उसके दुपट्टों पे काम करने के लिए जो उसके डायर और पेंटर्स होते हैं वो अलग होते हैं, वो डायर और पेंटिंग अलग काम करते हैं। मतलब एक ड्रेस को बनाने के लिए कम से कम मुझे लगता है कि 20 या 25 लोगों को हम रोज़ी रोटी देते हैं, जिसमें कि लास्ट में आता है आपका इसकी जो पैकिंग करने वाला है वो अलग होता है, मतलब असेंबल करने वाला टेलर अलग होता है, इसको हर चीज़ इसमें काम करने के लिए अलग अलग हमारा कारीगर काम करता है। एक कारीगर कोई भी हमारा गरारा नहीं बना सकता, कम से कम 20 से 25 कारीगर एक गरारे को बनाने के लिए लगते हैं। और आपको क्या लगता है इन गरारों को और आगे कहाँ तक लेकर जा सकते हैं? कनाडा तक तो पहुँच ही गए हैं। हाँ, मुझे लगता है कि काफ़ी पूरी दुनिया में ज़ोर शोर से हमारे गरारे चल रहे हैं और यही है कि बस मुझे लगता है कि हमारी नीयत अच्छी थी कि हमें जो है हम काम कारीगरी के लिए कर रहे हैं या रामपुर के गरीब कारीगरों के लिए कर रहे हैं, तो ऊपर वाला जो है उनको कारीगरी दे रहा है, उनको ऑर्डर्स दिलवा रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। तो लगता है कि और आगे जाएगा काम मेरा। और शैला जी, जो कोई एक घरेलू लड़कियां होती हैं या हाउसवाइफ्स होती हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेरा उनके लिए यही मैसेज है कि मेरे साथ बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ्स हैं जो काम करती हैं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर महिलाओं को जो है फाइनेंशियल एस्टेब्लिश होना चाहिए। अगर इस तरीके का कोई काम होता है जहाँ कोई महिला अगर काम कर रही है तो उसके साथ अगर मिलके काम करें तो वो, और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट हो तो वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट कर पाएंगी। तो आजकल के दौर में जिस तरीके की पैसों की नीड बढ़ गई है बच्चों की एजुकेशन को लेके, तो मुझे लगता है कि आदमियों को के साथ मिलके महिलाओं को भी काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ इतनी अच्छी बातें करी और इतना डिटेल में बताया कि आपने अपना पूरा बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया, या कोई और भी इंस्पायर होकर ये काम करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। तो ये थी शैला खान रामपुर से, और जिन्होंने हमें बहुत खूबसूरत गरारे भी दिखाए और एक लुप्त होती कला के बारे में बताया। उससे भी बहुत ज़रूरी काम जो ये कर रही हैं वो ये कर रही हैं कि लोगों को रोज़गार दे रही हैं, और मेक इन इंडिया ऐसे ही शाइन कर रहा है। बाय बाय फॉर नाउ। और ये जो काम हो रहा है, थोड़ा सा काम के बारे में बताइए। ये दबका जरदोजी का काम हो रहा है, जरी का दबका का जरदोजी से काम, जरदोजी का काम किया जा रहा है। शायद ये आरी का काम, फिलहाल आरी से काम सिल रहा है ना, ये आरी का काम सिल रहा है। और इसमें सच्चा चांदी भी है। हाँ, वो उधर है, उधर दिखाइए वो भी। उधर उसका
ये सच्चे चांदी का, ये शायद दबका जो है ये सच्चे चांदी का है ना, ये जो है ये सच्चा चांदी है, ये सारा चांदी है। तो ये तैयार होकर मोटा मोटी कितने का पड़ेगा एक लहंगा, अगर कोई ये खरीदना 1 चाहे? लाख रुपए, 1,20,000, 1.5 लाख की कीमत जो तक कि जाती आपके है। पास मिलेगी। जी जी। और ये यहाँ क्या हो रहा है? ये गोटा पट्टी का वर्क हो रहा है जरदोजी के साथ।